हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस नए क्लास में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आज की क्लास। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बजट की क्लास है। तो बजट 2025-26 का जो है महत्वपूर्ण सारे पॉइंट्स को हम लोग यहाँ कवर अप करने वाले हैं। उसके जो मेन इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं, खास करके आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, है ना, उन सारे एग्ज़ाम्स में जो पॉइंट्स बन सकते हैं, उन सारे पॉइंट्स को हम लोग फटाफट से यहाँ से देखेंगे। PDF के लिए मैं बता दूँ साथियों कि PDF के लिए टेलीग्राम चैनल जो GS सक्सेस मंत्र, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी बहुत सारे अपडेट्स आपको वहाँ पे मिलेगी। बजट को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा कि जो बजट है, इसके इतिहास से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, उस फैक्ट्स को आप एक बार देख लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे के बजट की जो क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिएगा साथियों, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट जो है बजट के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पहले आपको बता देते हैं। तो ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो जब कभी स्टेटमेंट बनेंगे तो उसमें ये पॉइंट्स का यूज हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स एक बार आप देख लीजिए। पहला पॉइंट है कि पहला जो बजट है भारत का, उसमें जो ब्रिटिश भारत के अगर बजट की बात करें आप, तो 1860 में आप देखेंगे ब्रिटिश भारत में पहला बजट जेम्स विल्सन द्वारा पारित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। जेम्स विल्सन का नाम याद रखिएगा। और ईयर 1860 में जो है इनके द्वारा पहला बजट पेश किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। तो देखिएगा, कह रहा है कि 1947 ईस्वी में स्वतंत्र भारत का जो है पहला जो है बजट किसके द्वारा पेश किया गया था। तो उस समय के वित्त मंत्री षणमुखम शेट्टी के द्वारा जो है ये बजट पेश किया गया था। तो कौन सा बजट था ये, तो ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र भारत का। उसके बाद से एक पॉइंट आता है कि गणतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था। तो देखिएगा 1950 में, है ना, गणतंत्र भारत का जो है पहला बजट जो है वित्त मंत्री जॉन माथाई द्वारा देश को पेश किया गया था। ठीक है, उसके बाद से एक अगला पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है कि बजट के इतिहास में जो है ना सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया है। तो मोरारजी देसाई द्वारा जो है ये बजट लगभग 10 बार, जब यहाँ पे देखेंगे, बजट इनके द्वारा पेश किया गया। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, एक बार इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एक पॉइंट है बजट से रिलेटेड कि भारत में पहली जो बार महिला कौन थी जिन्होंने बजट पेश किया था। तो आप ध्यान देंगे तो ये इंदिरा गांधी थी, और ये कार्यवाहक वित्त मंत्री के रूप में इन्होंने अपना बजट पेश किया था। और उसके बाद जो है महिला के रूप में पूर्णकालिक अगर आप देखें तो वो बजट है बजट के इतिहास का जो पूर्णकालिक के लिए और सर्वाधिक बार महिला वित्त मंत्री जिन्होंने जो पेश किया है वो निर्मला सीतारमण है, जिन्होंने बजट को पेश किया। और इसके साथ साथ इनके नाम एक और रिकॉर्ड है कि सबसे लंबी अवधि का जो बजट भाषण है वो निर्मला सीतारमण का रहा है, इन्हीं का रहा है। तो 2020 में था ये 2 घंटा 40 मिनट का बजट का भाषण था, लगभग 2020 वाला। तो साथ ही ध्यान दीजिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके बजट के जो इतिहास से रिलेटेड आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे बजट में क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले विकास यात्रा की जो बात की गई है यहाँ पे, विकास यात्रा की, इसमें विकास के 4 इंजन की बात की गई। तो सबसे पहला पॉइंट यही बनेगा कि जो विकास के 4 इंजन हैं, उन 4 इंजन को आप जाने अच्छे से। तो विकास का जो 4 इंजन बताए गए इस बजट में साथियों, ध्यान दीजिएगा, पहला बताया गया कृषि, दूसरा MSME, और तीसरा बताया गया निवेश, और चौथा है निर्यात। ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस बार बजट के, जिसको नाम दिया गया है विकास के इंजन। आगे अभी चलेंगे जब आगे पॉइंट्स में, तो इन्हीं सारे पॉइंट्स को जो है डिटेल में क्या क्या बातें बताई गई हैं उसको ध्यान रखना है। ईंधन की अगर बात करेंगे, इसमें ईंधन किसको बताया गया है, तो बताया गया सुधार को, जो ईंधन के रूप में काम करेगा, है ना। उसके साथ साथ बताया गया है कि मार्गदर्शक प्रेरणा क्या रहेगी, तो समावेशिता। ठीक है, समावेशी विकास को लेकर आगे बढ़ेंगे। और बताया गया है कि गंतव्य क्या रहेगा, तो विकसित भारत, ये यहाँ पे लक्ष्य इसको बताया गया है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट विकास के इंजन को आप याद रखिएगा कौन कौन से हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे तो अगला पॉइंट कि विकसित भारत की आकांक्षा किस तरीके से की जा रही है। जो विकसित डेवलप भारत होगा उसमें क्या क्या होगा, कैसे होगा विकसित भारत, तो वो चीज़ देखिएगा। पहला बताया जा रहा है कि विकास में तेजी लाना, ये होगा। उसके बाद से समावेशी विकास को सुनिश्चित करना, भारत के जो बढ़ते मध्य वर्ग की जो व्यय करने की क्षमता है उसको बढ़ाना, यानी जो क्रय शक्ति आप देखते हैं, परचेजिंग पावर, उसको बढ़ाने की बात की जा रही है। और निजी क्षेत्र के जो निवेशक है उसमें नई जान डाला है, यानी जो प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर इन्वेस्टमेंट है उसको आगे बढ़ाने की बात की। और परिवार के जो है ना, परिवारों के मनोभाव में उल्लास भरना, इन सब सारे बातों को ध्यान में रखते हुए विकसित भारत की क्या की जा रही है, आकांक्षा की जा रही है। अब यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जहाँ से परीक्षा के प्रश्न बनेंगे। तो देखिएगा कि गरीब जो है, युवा, अन्नदाता और नारी पर केंद्रित, इसके क्या क्या उपाय हैं, कैसे किया जाएगा।
पहला पॉइंट है यहाँ पे कृषि विकास को बढ़ावा देना और जो ग्रामीण समृद्धि है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। किस तरीके से, तो उसके कुछ पॉइंट्स है, वन बाय वन करके सारे पॉइंट्स आप देखते चलिएगा। इसी पॉइंट से आपको क्या देखने को मिलेंगे, प्रश्न देखने को मिलेंगे। सबसे पहला चीज़ यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, पहला पॉइंट है कि राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन की बात की जा रही है। इसमें क्या होगा, तो इसमें चीज़ें जो होंगी ध्यान दीजिएगा कि उच्च पैदावार, कीट प्रतिरोधी और जलवायु अनुकूल के गुणों से संपन्न बीजों का लक्षित विकास और प्रचार किया जाएगा। तो यानी राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन की बात की गई है। उसके बाद से दूसरा पॉइंट जब आप देखेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएगा इस पॉइंट को कि केसीसी के माध्यम से अधिक ऋण क्या किया गया है, तो जो है 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को जो है जो अल्पकालिक ऋण दी जाती है उसकी सुविधा 5 लाख तक ऋण में वृद्धि। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया, ऋण में वृद्धि किया गया, 5 लाख तक कर दिया गया। केसीसी के माध्यम से जो ऋण मिलता था वो ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट 5 लाख तक इस ऋण को, इसमें वृद्धि की बात की गई है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, जब तीसरा पॉइंट देखेंगे तो तीसरा पॉइंट आपसे कह रहा है यहाँ पे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ठीक है, जो है ये कृषि जिला विकास कार्यक्रम से ये योजना इंपॉर्टेंट रहेगी, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इसमें क्या है, 100 जिलों को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है। पॉइंट जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है वो पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इसमें कितने जिले शामिल हो रहे हैं, 100 जिले शामिल हो रहे हैं, प्रधानमंत्री धन धान्य है ना कृषि योजना। ठीक है, ये पॉइंट याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला जो चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट में क्या बात की गई, कपास उत्पादक मिशन, जो कपास की उत्पादकता मिशन है उसके लिए बात की गई है। इसमें 5 वर्षीय मिशन से जो है कपास कृषि को, उसकी उत्पादकता को क्या किया जाएगा और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। ये ईयर याद रखिएगा, 5 वर्षीय मिशन रहेगा कपास के लिए। और पाँचवा पॉइंट इसमें जो है वो बिहार में मखाना बोर्ड स्थापन ना करने की बात की गई। अभी कहाँ पे होगा ये चीज़ नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो मखाना बोर्ड बनाया जाएगा उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में जो है सुधार लाएगा और FPO का गठन होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखिए, मखाना बोर्ड कहाँ बनेगा, तो बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ तक। अगला पॉइंट जो है वो दलहन में आत्मनिर्भरता के बारे में बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है कि कुछ जो दालें हैं उसके लिए आत्मनिर्भरता को लाना होगा, क्योंकि देखिए भारत जो है उत्पादन में भी आप देखें पहले पर इसमें आता है और कंजम्पशन में भी भारत क्या कर रहा है, पहले पर है, तो उसके लिए आत्मनिर्भरता आना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें दाल बताया गया, तूर, उड़द, ठीक है, मसूर पर विशेष ध्यान देते हुए 6 वर्षीय मिशन को प्रारंभ किया गया। तो ध्यान दीजिएगा, दलहन के लिए कितना वर्ष, 6 वर्षीय, कपास के लिए 5 वर्षीय। तो ये ईयर याद रखिएगा, स्टेटमेंट में आपसे बन के प्रश्न बनेगा यहाँ पे, है ना, या तो सीधे सीधे पॉइंट में हमसे पूछा जा सकता है। दाल कौन कौन सा इसमें नाम जो उल्लेख हुआ है, मेंशन हुआ बजट में, वो तूर का दाल है, उड़द का दाल है और मसूर की दाल है। 3 दालें हैं जिसका विशेष तौर से उल्लेख किया गया और 6 वर्षीय मिशन प्रारंभ किया जा रहा है। बात करें आगे, देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, तो जलवायु के अनुकूल जो बीज हैं उनका विकास किया जाएगा, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ावा देना, उत्पादकता में वृद्धि, और उसके साथ साथ क्या कह रहा है कि कटाई के बाद जो भंडारण में सुधार, है ना, और प्रबंधन किसानों को लाभकारी जो कीमत है वो प्रदान करना। तो ये सब सारी बातों को ध्यान में रखा जाएगा, किसके लिए, दलहन आत्मनिर्भरता को लेके। ठीक है, आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक के रूप में भारतीय डाक। इसमें क्या बताया गया है कि जो देखेंगे भारत में जो लगभग, अगर इस तरह से देखें तो जो भारत के हर एक गांव है लगभग उस गांव में आप पोस्ट ऑफिस मिल जाएगा, तो उसके लिए क्या किया जा रहा है, उसको उत्प्रेरक के तौर पे यूज़ किया जाएगा, मतलब उससे हेल्प ली जाएगी। किस तरीके से, ग्रामीण समुदाय के आसपास जो स्थित है उनमें संस्थागत खाताएं खोली जाएंगी, DBT कैश या अकाउंट, जो इस तरह की चीज़ें हैं वो सब चीज़ों को क्या किया जाएगा, उसमें प्रसार किया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप देखें तो जो सूक्ष्म उद्यम है उनकी क्रेडिट सेवाएं, बीमा, डिजिटल सेवाओं की सहायता से सब सारी चीज़ों को क्या किया जाएगा, अचीव करने का प्रयास किया जाएगा। अगला पॉइंट क्या है कि MSME की सहायता करना और मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना। तो MSME के लिए कई सारी चीज़ें बढ़ाई गई हैं और उसमें जो उसके रेंज वगैरह है उसको भी चेंज किया गया। अभी आगे देखते हैं। सबसे पहले तो देखिएगा कि सूक्ष्म उद्यमियों के लिए जो है क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा, और एक क्रेडिट कार्ड कहाँ बनेगा, तो उद्यम पोर्टल याद रखिएगा, उस पर पंजीकृत जो है सूक्ष्म उद्यमी होंगे उनके लिए 5 लाख रुपए की सीमा के साथ क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। और पहले साल में जो है कितने कार्ड जारी किए जाएंगे, तो 10 लाख कार्ड जारी करने का लक्ष्य यहाँ पर है। तो 2-3 पॉइंट यहाँ पे क्या जो आपको ध्यान रखना है कि पहली चीज़ की जो है एक क्रेडिट कार्ड जो बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, तो उद्यम पोर्टल पर बनेगा ये क्रेडिट कार्ड।
है ना, और इसमें 5 लाख रुपए तक के लिए क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। उसके साथ साथ पहले साल में कितने क्रेडिट कार्ड जारी होंगे, तो 10 लाख क्रेडिट कार्ड यहाँ पर जारी किए जाएंगे। पहली बार के उद्यमियों के लिए योजना क्या है इसमें, तो जो किनके लिए कि महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 5 लाख जो है पहली बार के उद्यमियों के लिए नई योजना शुरू की जाएगी, ताकि अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ तक ऋण दिए जा सकें। यानी अगर हम बात करें कि इसमें, है ना, जो पहली बार उद्यमी होंगे पहली बार के, वो उसमें 5 लाख होंगे। उस 5 लाख में कौन कौन है, तो महिला है, अनुसूचित जाति और जनजाति है। ये पर्टिकुलर जो नाम मेंशन हुआ, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। तो इसमें देखिएगा क्या क्या बातें की गई हैं, जो उसके लिए क्या अधिदेश के साथ मिशन को बात की गई है, किस तरह के मिशन इसमें आगे बढ़ेगा। तो उसमें देखिएगा व्यापार करने की सुगमता, है ना, और जो मांग वाली नौकरियों के लिए भविष्य हेतु कामगार, जीवंत और गतिशील एमएसएमई का क्षेत्र, प्रौद्योगिकी की उपलब्धता, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, ठीक है, इस तरह की सारी चीज़ों का इसमें बात की गई है। उसके बाद से अगर आप देखें तो ये सघन जो क्षेत्र हैं कुछ चीज़ों पे आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए, है ना, जिससे आप जो रोज़गार स्वरोजगार उत्पन्न हो सके और ऐसे चीज़ें जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में की जाए, उसके लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं। तो सारे पॉइंट्स रीड कर देने के बाद ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे फुटवियर और लेदर के लिए जो है फोकस किया गया इस प्रोडक्ट स्कीम में जो है लगभग 22 लाख व्यक्तियों को रोज़गार मिलेगा। ठीक है, तो ये सब इंडस्ट्रियल स्किल बेस्ड इसमें वर्क रहेगा और 4 लाख करोड़ का टर्नओवर, है ना, 1.1 लाख करोड़ के निर्यात होंगे। इसमें पॉइंट क्या ध्यान रखना है, देखिएगा लगभग 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार की बात की गई फुटवियर और लेदर वाले क्षेत्र में। खिलौना क्षेत्र के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, यहाँ पे ऐसे क्लस्टर बनाए जाएंगे जिसके हिसाब से जो मेड इन इंडिया अपना ब्रांड है उसको प्रोत्साहन मिल सके, मैन्युफैक्चरिंग खुद अपने यहाँ होगी। खाद्य प्रसंस्करण के लिए भी सहायता इसमें दी जाएगी, जिसमें बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की बात की गई, इसमें बिहार की बात की गई है। किसानों की आय वही वृद्धि और युवाओं के लिए रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, ये सब सारी चीज़ में बताई गई हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखिएगा, ऋण से संबंधित जो है गारंटी सुरक्षा के लिए ऋण की जो उपलब्धता होगी उसके लिए क्या क्या चाहिए, तो एमएसएमई के लिए वर्तमान में 5 था, ठीक है, संशोधित करके 10 किया गया है। ठीक, स्टार्टअप निर्यात एमएसएमई के लिए यहाँ पे स्टार्टअप के लिए 10 था, उसको 20 किया गया है, और निर्यातक एमएसएमई के लिए 20 करोड़ रुपए तक के जो ऋण की यहाँ पे बात की गई है। और जो उसका वर्गीकरण मानदंड है वो चेंज हुआ है एमएसएमई का, वो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अलग अलग के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टेटमेंट वाला प्रश्न बनेगा, ध्यान से समझिएगा। ये जो पॉइंट बताने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पॉइंट को आप ध्यान से समझिएगा। पहली चीज़ क्या कर रहा है, एक सूक्ष्म उद्यम है, ठीक है, लघु उद्यम और मध्यम उद्यम, निवेश वाला एक है और टर्नओवर वाला, 2 बेसिस पे बनता था ये। तो इसमें जो है सूक्ष्म उद्यम जो वर्तमान में 1 था, ठीक है, इसको क्या कर दिया गया, 2.5 कर दिया गया है। लघु उद्यम 10 से क्या कर दिया गया है, आप देखेंगे यहाँ पे 25 कर दिया गया, और ये मध्यम जो है 50 से कितना कर दिया गया है, 125 कर दिया गया है। तो ये जो इसका रेंज चेंज हुआ है, ठीक है, निवेशकों के लिए ये ध्यान रखिएगा। बात करेंगे टर्नओवर के लिए, उसमें जो 5 से 10 कर दिया गया, 50 से 100 और 250 से 500। ठीक है, तो इसमें जो है टर्नओवर बारे में जो पुराना वाला था उससे याद रखिएगा लगभग 2 गुना कर दिया गया है, और यहाँ पे 2.5, 25, 125 इस तरह का ये स्लैब यहाँ पे इस तरीके से चेंज करके इसके नए मानदंड बनाए गए एमएसएमई के लिए। समझ में आ गया, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। जो चेंजिंग है मे भी आपसे स्टेटमेंट बना के यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ ले। अगला जो पॉइंट साथियों ध्यान दीजिएगा कि लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश के लिए क्या क्या बातें की गई हैं। तो यहाँ पे जो कुछ पॉइंट्स बनेंगे वो पॉइंट्स ध्यान दीजिएगा, क्या क्या पॉइंट जानेंगे। सबसे पहले तो देखिएगा जो सक्षम आंगनवाड़ी को लेकर बताया गया है, ठीक है, सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.2, आईटी में क्षमता का विस्तार, सभी जिला अस्पतालों में डे जो केयर कैंसर केंद्र बनेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से आगे बढ़ेंगे जब हम, तो देखिएगा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कह रहा है कि भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या चीज़ें बताई जा रही हैं, तो स्कूली और उच्चतर शिक्षा के लिए अगर हम बात करेंगे तो उसमें जो पुस्तकें होंगी वो भारतीय भाषाओं की पुस्तकों, जो भारत की लोकल लैंग्वेज है यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उस लैंग्वेज की भाषाओं में जो है उपलब्ध कराई जाएंगी। कौन कौन सी, स्कूल लेवल की किताबें और हायर लेवल की। तो ये भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम बहुत ही एक अच्छी स्कीम है, जिससे आप रीजनल लैंग्वेज को भी आप साथ लेके चलने का प्रयास किया जा रहा है। कौशल प्रशिक्षण के लिए जो 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे, है ना, कितने, 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, ये आप ध्यान रखेंगे, 5 स्थापित किए जा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद से अगला पॉइंट क्या है, अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसमें जो बताया जा रहा है अगले 5
वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 प्रयोगशाला स्थापित की जाएंगी अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला के अंतर्गत, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। उसके बाद से शिक्षा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र, जिसका कुल परिव्यय जो है लगभग 500 करोड़ होगा, है ना। एआई जो है उसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा शिक्षा के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर बात करें, सरकारी माध्यमिक स्कूल तथा प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी, वाईफाई लगवाया जाएगा, है ना। तो ये अपने आप में एक बड़ा बदलाव है जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को लेकर, डिजिटलीकरण को लेकर। उसके बाद से अगला है चिकित्सा का विस्तार होगा। इसमें क्या क्या पॉइंट से विस्तार में ही प्रश्न पॉइंट बनते हैं। तो अगले 5 वर्षों में लगभग 75,000 सीट जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है, इसमें बात कही गई है। और लगभग यहाँ पे 10,000 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी। तो ये सारे पॉइंट्स शिक्षा से चिकित्सा से रिलेटेड है, ध्यान रखिए। पीएम स्वनिधि से संबंधित क्या बातें हैं, तो बैंकों से जो अधिक ऋण, यूपीआई से जुड़े क्रेडिट कार्ड और इन सब तरह की क्षमताओं का विकास करना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए कल्याण वाला एक स्कीम थी, जो ई श्रम पोर्टल था उस पर ये पंजीकरण किया जाएगा। और पीएम जन आरोग्य योजना के तहत उनको स्वास्थ्य की देखरेख की जाएगी। जो इसके पहले भी आप लोगों में से जो खूब सारे लोग थे ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराए थे, तो उसमें क्या है, जन आरोग्य के माध्यम से स्वास्थ्य की देखभाल की जाएगी। क्लियर यहाँ तक। एक बार जो प्रमुख व्यय है उस व्यय को देख लीजिए, क्रम क्या है जो है ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है। स्टेटमेंट में पूछता है कि उसका ऑर्डर पूछ लेता है, कई बार यहाँ तक ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो देखिएगा सबसे ज़्यादा पैसा जो खर्च हो रहा है वो किस पे, रक्षा पे। उसके बाद से ग्रामीण विकास है, फिर गृह मंत्रालय, कृषि और संबंध उससे कार्यकलाप है, 4 हो गया। 5वें नंबर पर आपका आ रहा है शिक्षा। किस नंबर पर खर्च की बात करें तो पहले पर डिफेंस, उसके बाद 5वें पर शिक्षा, तब जाकर स्वास्थ्य आ रहा है आपका। उसके बाद से क्रम में आपका शहरी विकास, सूचना प्रौद्योगिकी दूरसंचार, ऊर्जा, वाणिज्य और उद्योग, है ना। उसके बाद से आ रहा समाज कल्याण और वैज्ञानिक विभाग, ठीक है। तो ये ऊपर के टॉप 5 आप याद रखिएगा, 5 से 6 इसमें क्रम कौन सा है, किस पे कितना खर्च किया जा रहा है। अभी इसका हम आपको परसेंटेज भी बता देंगे, कौन कितना कहाँ कहाँ जो परसेंटेज है कितना कितना खर्च हो रहा है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा साथियों, जो टॉप 5 है उसका परसेंटेज हम आपको बता दें, ध्यान दीजिएगा। डिफेंस का जो है आपका लेगा तो वह 26.6% है, प्रतिशत याद रखिएगा, है ना। प्रश्न यहाँ पे पूछा जा चुका बजट एलोकेशन का। टॉप 5 बता दें, उतना का हम परसेंटेज आपको बता दें टॉप 5 का, ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। दूसरा जो है आपका रूरल डेवलपमेंट 14.5%, होम अफेयर्स में 12.6% का है, ठीक है। उसके बाद से जो अगला पॉइंट है एग्रीकल्चर का, उसमें 9.3%, और शिक्षा एजुकेशन पर आपका लगभग 7% का है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा 7%। इसमें क्या है कि कई बार जो है आपसे स्टेटमेंट में से प्रश्न बना के पूछा जा चुका है कि क्रम जो है किस तरीके से, या फिर मिलान करने के लिए प्रतिशत के हिसाब से, बजट एलोकेशन के हिसाब से। तो टॉप 5 आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, यहाँ पे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एलोकेशन में पहले दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें कौन है, फिर उनका परसेंटेज क्या है। तो परसेंटेज याद है कि डिफेंस का, है ना, रूरल डेवलपमेंट, होम अफेयर्स, एग्रीकल्चर और एजुकेशन, ये सारे पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। उसके साथ साथ अब एक अगला पॉइंट है जिसमें कि रुपया कहाँ से आता है कहाँ जाता है, एक बार इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। कहाँ सबसे ज़्यादा आता है, कहाँ सबसे आता है, तो ये सारे पॉइंट्स आप देखेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे कहाँ से आता है, तो उधारी और अन्य देनदारी जो है वहाँ से आपका लगभग लगभग कितना है, 24%। उसके बाद से आपका आयकर से है 22% का, है ना। जीएसटी और बाकी अन्य कर से 18%, 17% जो आपको मिल रहा है वो निगम कर है। कौन सा कर है, तो निगम कर है। उसके बाद से आपका गैर प्राप्तियाँ 9%, जो शुल्क उत्पाद है 5%। इसमें भी हम कहेंगे कि जो टॉप 5 है या टॉप 3 हैं आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि ये 24%, 22 और 18 वाला, क्लियर है इतना। उसके बाद से अगर हम बात करें कहाँ जाता है रुपया, तो रुपया कहाँ खर्च होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसमें जो है सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो देखिएगा राज्यों का हिस्सा और कुल हिस्से की अगर हम बात करेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है ना, जो लगभग 22% का आसपास है। उसके बाद से आप देखेंगे 16% जो है सब्सिडी वगैरह पे है ना, और 20% जो है ब्याज के भुगतान में आपको जा रहा है। ये सारे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने, एक बार इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। रक्षा पे 8% है, पेंशन पे 4%, अन्य पे 8% है आपका, और केंद्र प्रायोजित जो योजना है उस पर 8%। मेन सब्सिडी पे आपका 6% है। इसमें जो टॉप 3 है आप देख लेंगे, 22% वाला, 20 और 16, ये आपको ध्यान में रखना है कहाँ कहाँ पे ये पैसा जा रहा है, ठीक है। अब जो है बजट अगर आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि स्टेटमेंट वाले प्रश्न बने तो आप वहाँ से अच्छे से कर पाए। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, इसमें जो बताया गया है कि अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश के लिए
एक एक करके जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको दिखेगा। पहला यहाँ पे इसमें जो है कि अवसंरचना के लिए राज्यों को सहायता दी जाएगी। मतलब अब जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए राज्यों को क्या किया जाएगा, लोन दिया जाएगा। तो कितना तक दिया जाएगा, 1.5 लाख करोड़ रुपए का जो है परिवेश जो पूंजीगत व्यय के लिए ये 50 वर्षीय ब्याज मुक्त जो है ऋण दिया जा रहा है सुधार को प्रोत्साहन के लिए। तो ध्यान दीजिएगा कि यह सरकार क्या करेगी, लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का ये जो है ये ऋण देगी। ठीक है, और ये ऋण जो है लगभग 50 वर्ष के लिए लगभग लगभग ब्याज मुक्त। ठीक है, तो ब्याज मुक्त की बात किया और किसके लिए, किस चीज़ के लिए रहेगा, तो ठीक है, सुधार प्रोत्साहन के लिए और संरचना के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए चीज़ें दी जाएंगी। ठीक है, तो एक तरह से देखिए कि अगर 50 वर्ष के लिए है तो एक 9 के बराबर ये है कि इस चीज़ को रिटर्निंग होगी, है ना। तो किन ब्याज मुक्त यहाँ पे चीज़ें जो आपको मिलेंगी राज्य सरकारों को। अगला पॉइंट कह रहा है कि जल जीवन मिशन, इसको ध्यान रखिएगा, इसका 100% कवरेज प्राप्त करना है और बढ़े हुए परिव्यय के साथ मिशन का जो विस्तार 2028 तक किया गया है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा ये पॉइंट। ठीक है, इसका जो टारगेट था जल जीवन मिशन का, ठीक है, हर घर तक नल जल 2024 तक का था। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें को पूरा किया गया और कुछ टारगेट रह गए हैं। अब उसको प्राप्त करने के लिए जल जीवन मिशन को है, तो ध्यान दीजिएगा 2028 तक क्या किया गया, इस मिशन का विस्तार किया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये ईयर, आपसे पूछेगा सीधे-सीधे कि जल जीवन मिशन का जो है एक्सटेंशन कब तक किया गया है, तो 2028 तक, ये प्रश्न यहाँ से बनेगा। और जल जीवन मिशन का जो स्टैटिक पार्ट है, ठीक है, स्टैटिक पार्ट कब शुरू है, क्या-क्या इसमें अब तक का अचीवमेंट है, वो सारा पॉइंट भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अगला जो पॉइंट है वो क्या है कि विद्युत क्षेत्र में सुधार। तो विद्युत क्षेत्र में सुधार से संबंधित क्या है कि वितरण सुधारों के लिए प्रोत्साहन तथा राज्य के भीतर जो है ट्रांसमिशन में वृद्धि, और ये सुधार करने पर राज्यों को जो है जीएसडीपी की 0.5% की अतिरिक्त उधारी दी जाएगी। ठीक है, इस क्षेत्र में अगर सुधार होता है तो उसके बाद जो है जीएसडीपी का 0.5% अतिरिक्त उधारी किसको दी जाएगी, राज्यों को दी जाएगी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़िए, देखिए अगला पॉइंट है इसमें कि परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना 25 से 30 में ये लागू होगा। ठीक है, 2025 से 30 तक। इसमें क्या है कि नई परियोजनाओं के लिए जो है ना 10 लाख जो करोड़ की पूंजी वापस लाने के लिए शुभारंभ, बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, डिसइन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट होगा। क्या किया जा रहा है, तो यहाँ पे टारगेट रखा गया 10 लाख करोड़ रुपए जो कि पूंजी को वापस लाना है ना। परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना के तहत ये लागू किसकी ईयर में होगा, 25 से 30 तक, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और ये अमाउंट रखिएगा, याद रखिएगा 10 लाख करोड़ रुपए तक का यहाँ पे जो है साथियों कि ये चीज़ का टारगेट रखा गया है। उसके बाद से अगला एक पॉइंट है, ये है शहरी चुनौती निधि। ये क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, विकास केंद्रों के रूप में शहरों का सृजनात्मक पुनर्विकास और जल एवं स्वच्छता का प्रस्ताव कार्यान्वित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए। ठीक, 1 लाख करोड़ रुपया शहरी जो चुनौती निधि है उसके लिए, इन सब चीज़ों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के यहाँ पे दिखेंगे चीज़ों को दिया गया है। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से अगला पॉइंट है इसमें, कहाँ कहाँ पे किस तरीके से खर्च हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। जो सामुद्रिक विकास निधि है इसमें क्या है कि सरकार द्वारा 49% तक योगदान के साथ दीर्घकालिक वित्त पोषण के लिए, है ना, लगभग 25,000, है ना, 25,000 करोड़ रुपए का संग्रह करने का यहाँ पे ये चीज़ बताया गया है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट है, इसमें क्या बताया जा रहा है कि विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन। ठीक है, तो विकसित भारत की बात की जा रही है यहाँ पे। इसमें क्या किया जाएगा, तो निजी क्षेत्र के साथ साथ सक्रिय साझेदारी के लिए जो है ना परमाणु ऊर्जा अधिनियम तथा परमाणुवीय जो नुकसान के लिए सिविल देता है उस अधिनियम में संशोधन किए जाएंगे। तो यहाँ पे निजी क्षेत्र की भी भागीदारी अब बढ़ेगी। ठीक है, विकसित भारत बनाने के लिए साथ साथ में क्या है कि परमाणु ऊर्जा मिशन। ठीक है, परमाणु ऊर्जा में क्या होगा, निजी क्षेत्र की भी भागीदारी आपको जो बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। उड़ान क्या है, तो उड़ान में यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगले 10 वर्षों में 120, ठीक है, नए गंतव्यों तक 4 करोड़ यात्रियों को ले जाने के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी। तो उड़ान के तहत कितनी 10 वर्षों में टारगेट कितना है, लगभग 120 नए गंतव्य के साथ 4 करोड़ यात्रियों को कनेक्टिविटी के थ्रू ले जाने की बात यहाँ पे कही गई है। अगला पॉइंट कि भविष्य में बिहार की ज़रूरतें। ठीक है, बिहार पे फोकस स्पेशल किया गया है। मखाना वाला आप देख ही रहे हैं, मखाना बोर्ड बनेगा और बाकी चीज़ें बिहार के लिए। भविष्य में बिहार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या-क्या चीज़ें हैं, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। ठीक है, पश्चिमी कोसी नहर के तो उसमें, ठीक है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पश्चिमी कोसी नहर, ईआरएम परियोजना के लिए वित्तीय सहायता। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे किसके लिए, बिहार की ज़रूरतों को पूरा करते हुए। अगला क्या है यहाँ पर एक कि स्वामी निधि 2। ठीक है, मिश्रित वित्त पोषण सुविधा के माध्यम से जो यहाँ पे क्या किया जाएगा, 1 लाख आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य तेजी से पूरा करने के लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। क्लियर है क्या सारे पॉइंट्स?
उसके बाद से है कि रोजगार जो आधारित विकास के लिए पर्यटन, ठीक है, जो रोजगार आधारित विकास पर्यटन होगा उसमें क्या क्या पॉइंट्स बताया जा रहा है, ठीक है, राज्यों के साथ जो साझेदारी करके शीर्ष 50 पर्यटन गंतव्य स्थलों का विकास किया जाएगा राज्यों के साथ मिलके। उसमें सुव्यवस्थित ई वीजा सुविधा दिया जाएगा, युवाओं के लिए गहन कौशल विकास कार्यक्रम, ये सब सारी चीजें चलाई जाएंगी। राज्य को निष्पादन संबंध प्रोत्साहन, है ना, होम स्टे के लिए मुद्रा ऋण, पर्यटक जो गंतव्यों तक यात्रा की सुगमता और संपर्क, ये सब सारी चीज़ों के लिए इसमें क्या किया जाएगा, बेसिकली पर्यटन को बढ़ावा देते हुए, है ना, उसमें एम्प्लॉयमेंट रोजगार की बात यहाँ पे की गई है, जिससे बढ़ावा मिलेगा और उसमें क्या कौशल विकास बाकी सारी चीज़ों को किया जाएगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पर साझेदारी करके 50 पर्यटन गंतव्य स्थलों का विकास किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा इस वाले पॉइंट में। आगे बढ़ेंगे देखेंगे फिर वही इसमें आगे अन्य क्या पॉइंट है, पीएम अनुसंधान, है ना, अद्यतन क्या है, इसमें क्या विकसित किया जाएगा, तो इस वाले पॉइंट्स को देखिएगा ध्यान से। इसमें क्या है कि आईआईटी और आईआईएससी में जो है प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए 10,000 अद्यतन प्रदान करना, ठीक है, तो टारगेट कितना है, 10,000 के यहाँ पे टारगेट रखा गया है। अगला पॉइंट क्या है, फसल जर्म प्लाज्म के लिए जीन बैंक, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें क्या है कि भविष्य में खाद्य और पोषाहारी जो सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्म प्लाज्म जो है लाइन वाला दूसरा जीन बैंक, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, जीन बैंक जो कितने 10 लाख जल प्लाज्म के लाइनों वाला ये नया बनेगा यहाँ पर। उसके बाद से अगला पॉइंट है ज्ञान भारतम मिशन। इसमें क्या बताया जाएगा कि 1 करोड़ से अधिक जो पांडुलिपियों को है शामिल करने के लिए, जो हमारी पांडुलिपि धरोहर का प्रलेखीकरण और संरक्षण है, इसमें किया जाएगा। उसके साथ साथ ज्ञान के आदान प्रदान के लिए भारतीय ज्ञान प्रणाली का राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह के रूप में स्थापित किया जाएगा। ये बहुत एक अपने आप में बड़ी बात होगी कि जो है भारत ज्ञान भारतम मिशन में इसमें क्या क्या किया, पांडुलिपियों को संरक्षित किया जाएगा और बाकी डिजिटल संग्रह, राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह के रूप में भी इसको स्थापित किया जाएगा। आगे उसके बाद बढ़ेंगे, अगला पॉइंट क्या है इसमें कि अनुसंधान विकास और नवाचार के लिए क्या है, तो निजी क्षेत्र आधारित जो अनुसंधान है साथियों, उसमें विकास और नवाचार की पहल के लिए कार्यान्वयन के लिए लगभग 20,000 करोड़ का आवंटन किया गया था। ये अमाउंट भी याद रखिएगा। अब देखिए जो प्रश्न बन रहा है ना स्टेटमेंट वाले, वहाँ पे सीधे देगा कि इस अनुसंधान विकास नवाचार के लिए इतने करोड़ का आवंटन या फिर निम्नलिखितों पर विचार किए, उसमें या मिलान करने के लिए इस तरह के सब प्रश्न वहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। राष्ट्रीय जो है भूमि स्थानिक मिशन, ये क्या है, राष्ट्रीय भूमि स्थानिक मिशन, इसमें क्या है, बुनियादी जो भू स्थानिक अवसंरचना और डाटा है उसका विकास करना, पीएम का गति शक्ति का उपयोग करते हुए जो भू अभिलेख है, सरकारी योजना और संरचना है, उन परियोजनाओं के डिजाइन में आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना, ठीक है। अगला पॉइंट है निर्यात संवर्धन। अब निर्यात संवर्धन से क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, वन बाय वन करके एक पॉइंट देखिएगा। तो इसमें जो है निर्यात संवर्धन के में जो है पॉइंट है कि निर्यात संवर्धन मिशन, इसमें क्या है कि क्षेत्रीय और जो मंत्रालय लक्ष्य हैं उसके उसके थ्रू एमएसएमई को निर्यात ऋण तक जो आसानी पहुंच बनाया जाए, क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग की सहायता से सुविधा और विदेशी बाजारों में गैर टैरिफ जो की समस्या उसको सामना करने की इसमें मदद मिलेगी। भारत ट्रेड नेट क्या है, इसमें देखिएगा व्यापार का जो प्रलेखीकरण और वित्त पोषण समाधानों के लिए इसमें जो है एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो है भारत ट्रेड नेट का, इस पे एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना इस स्थापित किया जाएगा। इसके लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण हेतु सहायता मिलेगा। तो भारत ट्रेड नेट, ये पॉइंट भी याद रखिएगा, इस पे प्रश्न बन सकता है। उसके बाद से है जीसीसी के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क और एयर कार्गो के लिए भंडार गृह की सुविधा, है ना, इसमें सारी चीज़ों को और भी क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। आगे बढ़िए, देखिए अगला क्या कह रहा है, ईंधन के रूप में सुधार क्या क्या होगा, जो ईंधन के रूप में स्टार्टिंग हमने आपको बताया था। तो उसमें पहला जो है वित्तीय क्षेत्र में सुधार और विकास किस तरीके से होगा, तो देखिएगा पहला यहाँ पे एक पॉइंट बताया जा रहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वयं सहायता समूह है उनके सदस्यों के लिए जो है ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति को ग्रामीण क्रेडिट स्कोर ये फ्रेमवर्क बनेगा। एनएफबी जो आईडी है उसके द्वारा अवसंरचना के लिए कारपोरेट बॉन्ड हेतु आंशिक ऋण संवर्धन सुविधा स्थापित की जाएगी। संशोधित केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री 2025 में शुरू की जाएगी, ये भी एक पॉइंट है। उसके बाद से बताया जा रहा है कि कंपनियों के विलय के शीघ्र अनुमोदन के लिए अपेक्षाओं और प्रक्रियाओं को तर्कसंगत बनाया जाएगा और बीमा क्षेत्र के जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है उसकी सीमा 74% बढ़ाकर 100% की जाएगी। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये वाला पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सीधे सीधे पूछेगा 74 से बढ़ाकर कितना किया जा रहा है, तो ध्यान देंगे 74 से बढ़ाकर आपका 100 तक किया जा रहा है। कर सुधार के लिए भी बहुत सारी बातें कही गई हैं, ठीक है, टैक्सेशन के लिए वो अभी उसमें इम्प्लीमेंट भी होना है। तो कर सुधार और विनियामक सुधार, प्रत्यक्ष करों में परिवर्तन के लिए नया आयकर विधेयक लाने का प्रस्ताव रखा गया है।
और विनियामक जो सुधार है इसके लिए अगर ध्यान देंगे तो उत्पादकता और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सिद्धांत जो सरल विनिमयीकरण फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें टैक्स स्लैब में भी कुछ बदलाव होने की बात कही गई, तो भी देख लीजिएगा। बाकी टैक्स स्लैब से लेकर उतना नहीं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट योजना है इसमें जो बातें कही गई है, मिशन है उसके अवधि और उसमें कितने फ्रेमवर्क में किस तरीके से काम होगा, वो सब सारी चीज़ों पर ध्यान रखना होगा। ठीक है, बाकी इसके रिलेटेड कुछ उच्च स्तरीय सुधार के लिए कुछ बातें बताई गई हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे जो अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव है इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, तो उसको ध्यान दीजिएगा। अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव, इसमें जो बातें हैं, औद्योगिक माल के लिए जो सीमा शुल्क टैरिफ की संरचना को तर्कसंगत बनाना, तो 7 टैरिफ दरों को हटाया जाएगा। एक से अधिक उपकर या अधिभार का जो है अधिग्रहण न करना, तो उसके साथ साथ प्रभावी जो ड्यूटी इंसिडेंस बनाए रखने के लिए जो है उपयुक्त उपकर लगाना, ये सब सारी चीज़ों करके क्या किया जाएगा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष को और क्या बनाया जाएगा, तर्कसंगत बनाया जाएगा। उसके बाद से कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे, क्षेत्र विशिष्ट प्रस्ताव, इसमें क्या-क्या पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसमें जो पॉइंट्स अगर आप देखें तो एक है मेक इन इंडिया, है ना, उसमें क्या है एलईडी टीवी के लिए जो टेक्सटाइल है और बाकी लूम फोन है उसके लिए, और एक होगा ईवी लिथियम आयन बैटरी से संबंधित पूंजीगत माल के लिए छूट दिया जाएगा। तो उसके बाद से एमआरओ का संवर्धन, जलपोत निर्माण और पुराने जहाज़ों को तोड़ने वाले संबंधित के 10 वर्ष की छूट दी जा रही, मरम्मत के लिए बाकी, और निर्यात-उर्यात का विस्तार किया जाएगा। निर्यात संवर्धन, हस्तशिल्प और लेदर क्षेत्रों के लिए ड्यूटी फ्री इनपुट, ये पॉइंट याद रखिएगा किसके किस लिए ड्यूटी फ्री इनपुट दिया जा रहा है ना? तो हस्तशिल्प और लेदर क्षेत्र के लिए दिया जा रहा है। उसके बाद से अगर देखें व्यापार को फिर वही सुगमता बनाने के लिए बाकी अन्य पॉइंट्स का उसमें किस किस तरह के फ्रेमवर्क काम करेगा। अगला जो पॉइंट है कि जीवन रक्षक दवाओं के सुधार के लिए उसमें क्या-क्या सुधार है, तो दवाओं को लेके क्या-क्या बातें कही गई हैं। तो देखिएगा 36 जीवन रक्षक जो दवाएँ हैं, औषधियों को उसको छूट प्राप्त होगी। 6 दवाओं को 5% शुल्क वाली सूची में रखा जा रहा है। 37 दवाओं और नए 13 रोगी सहायता जो कार्यक्रम है, उसमें छूट प्राप्त होगी और उसको सूची में उसमें जोड़ा जाएगा। जैसे कि अगर आप देखें यहाँ पे दुर्लभ रोग, कैंसर, गंभीर चिरकालिक जो बीमारी है उनकी दवाइयों को भी छूट दिया जाएगा और बाकी चीज़ों और सुलभ बनाने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है? आगे बढ़ेंगे, देखेंगे तो अगला पॉइंट इसमें वही प्रत्यक्ष कर वाला है, टैक्स स्लैब वाला है। तो टैक्स स्लैब आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, व्यवसाय किस तरह से सुगमता बनाने के लिए दिया गया है टैक्स स्लैब। तो एक बार यहाँ से एक बार देख लीजिएगा बस टैक्स स्लैब क्या है, कैसे है, जो बदलाव हुए हैं, किस तरीके से लागू होंगे, वो तो लगने अधिसूचना बनने के बाद ही, बाकी जो अभी वर्तमान में टैक्स स्लैब है किस तरीके से लगेंगे, वो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पे और कोई अन्य पॉइंट जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ अन्य पॉइंट्स जैसे कठिनाई को दूर करने के लिए टीडीएस का एकीकरण किया जा रहा है। इसमें क्या है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो कर कटौती है वो 50,000 से दोगुना करके 1 लाख कर दिया गया है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि 50,000 से बढ़ा कितना बढ़ा है, स्टेटमेंट में प्रश्न पूछ लेगा। किराए पर टीडीएस के लिए 2.4 लाख वार्षिक सीमा को कितना कर दिया गया, 6 लाख कर दिया गया है। ठीक है, 6 लाख कर दिया गया। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण अपने आप में, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन क्या है, तो इसमें जो है विवरण दाखिल करने की जो समय सीमा है उसको वर्तमान में 2 वर्ष से 4 वर्ष तक बढ़ाया गया है। कितना, 2 वर्ष से 4 वर्ष तक इसको बढ़ाया गया है। और उसके बाद से है अनुपालन बोझ को कम करना, तो इसको किस तरीके से, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो छोटे धर्मार्थ न्यास संस्था है उनकी पंजीकरण की अवधि को जो है 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष करने का काम किया गया है। उसके बाद से करदाताओं को बिना शर्त से पहले जो है 2 संपत्ति पहले 1 वर्ष के लिए था, अब यहाँ पे क्या कर दिया गया है, 2 संपत्ति पहले 1 वर्ष के वार्षिक मूल्य का दावा करने की अनुमति दी गई है। ये सारे के पॉइंट्स हैं। देखिएगा यहाँ से जो स्टेटमेंट वाला प्रश्न बहुत जल्दी जो है बजट से रिलेटेड है कि बेहतरीन स्टेटमेंट वाले प्रश्न बना के एमसीक्यू का अब जल्दी क्लास अपलोड किया जाएगा। उसमें सारी क्लास में एमसीक्यू के माध्यम से भी सारी चीज़ें कवर अप की जाएंगी। उसके बाद से एक पॉइंट देख लीजिए, रोजगार और निवेश के बारे में क्या क्या पॉइंट बताया गया है। तो वही इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए और अंतर्देशीय जलयान के लिए बात की गई है, स्टार्टअप की बात की गई है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है यहाँ पे की गई हैं। उसके बाद से रुपया कहाँ आता है, कहाँ जाता है, सारी चीज़ें आपको बताई दी हैं। एक पॉइंट यहाँ देख लीजिए, ये डेफ़िसिट वगैरह कौन कितने आर्थिक बुनियाद वाले में जो ग्राफ वगैरह होते हैं, फिस्कल डेफ़िसिट की बात की जाए तो यहाँ पे 25 आप देखें 25-26 में कितना एस्टिमेटेड है, तो 4.4 का यहाँ पर है ना? और रेवेन्यू डेफ़िसिट देख लीजिए 1.5 और प्राइमरी डेफ़िसिट 0.8, ये सब इस वाले ग्राफ से आप एक बार देख लीजिएगा और इसमें जो आपको ज़रूरत का लगे वो चीज़ आप यहाँ पे नोट ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है? साथियों, ये था आपका बजट का कंप्लीट जो है एक शॉर्ट ओवरव्यू, है ना? आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी बता दी गई और इस पे जल्दी एमसीक्यू क्लास मिलेगा, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और भी जो है साथी हैं अपने फीडबैक ज़रूर देते रहिएगा।
जल्दी आपके लिए RO की टेस्ट सीरीज शुरू की जाएगी, है ना। और उसके साथ साथ जो करंट अफेयर है उसको क्लास करते रहिएगा और मंथली, है ना, प्रैक्टिस करते रहिएगा, ताकि अंत में जो आपके लिए बेहतर से बेहतर जो है आपका रिवीजन हो सके। लास्ट में एक बार पढ़ते हैं उसमें आपको बहुत सारी परेशानियाँ आने लगती हैं। ठीक है, चलिएगा मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।